हेलो बच्चों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम इस चैनल पर नीट के पिछले साल के फिजिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह उनके लिए बहुत लाभदायक है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, और ये उनके लिए भी फायदेमंद है जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी पर आधारित है। हम इस चैनल पर काफ़ी आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इसे समझ सकें और आप इसे लागू कर सकें। अगर आप इस चैनल पर कुछ सीख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमें और भी कंटेंट बनाने में प्रेरणा मिले। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में पोस्ट करें, हम उनका उत्तर शीघ्र देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में इसके कुछ लॉस ऑफ मोशन के कुछ 13 क्वेश्चंस पोस्ट किए थे, तो आज हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम लोग इसके पहले कि आगे बढ़े, हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जानना जरूरी है फ्रिक्शन के बारे में। ये कॉन्सेप्ट जानने से ये हमको सवाल सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो ये है पहला चीज कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, राइट। ये बहुत ज़रूरी है जानना हमको। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स होता है जब एक बॉडी, फ्रिक्शन फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू सरफेसेज, राइट। सो दो सरफेस हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है तो उनका एक ये सरफेस है, राइट। और ये जो बॉडी है जिसके ऊपर ये रेस्ट कर रही है, तो उसका एक सरफेस है, राइट, करेक्ट। तो ये अगर एक बॉडी है, राइट, और ये समझिए सरफेस है, तो इसका जो ऊपर का सरफेस हुआ, राइट, करेक्ट, और ये जो बॉडी है इसका नीचे का जो सरफेस हुआ, तो ये जो सरफेस जब एक दूसरे कांटेक्ट में जब आते हैं और वो मूव, एक बॉडी मूव करने की कोशिश करती है दूसरे बॉडी के रिलेटिव, राइट। ये रिलेटिव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानना ऐसा नहीं है कि हम लोग दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो हम उसकी बात कर रहे हैं, नहीं। हमको ये देखना है कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, एक बॉडी दूसरे बॉडी के कंपैरिजन में मूव कर रहा होगा, राइट। तब हम लोग फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू सरफेसेस दैट अपोज द मोशन, राइट, दैट अपोज द मोशन व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जब एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तब एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी के मोशन को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, तो उसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो अगर आप इसी फिगर को अगर आप देखिएगा, तो मानिए कि हमने एक फोर्स अप्लाई किया, इसको पुश कर रहे हैं हम लोग इसको आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो हम लोग जो आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे हैं, तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट जो यहाँ पे है, ये दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स होगा जो कि इसके विपरीत दिशा में काम करेगा, राइट। तो इससे ये विपरीत दिशा में काम करेगा, तो इसको आगे बढ़ने से इसे रोकेगा कुछ हद तक, राइट। लेकिन यही फोर्स अगर बढ़ता गया, अगर ये फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स अगर ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, ये बॉडी इवेंचुअली आगे की तरफ मूव करेगा। ओके, तो ये है फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये फ्रिक्शन फोर्स होता कितना है? तो ये फ्रिक्शन फोर्स होता है, फॉर एग्जांपल हमको देखना पड़ेगा, ये अगर इस सरफेस पे अगर रेस्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो हमको देखना है नॉर्मल रिएक्शन कितना है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, अगर इसका मास समझ लीजिए m है, ओके, अगर मास समझ लीजिए इसका m है, अगर, राइट, अगर मास समझ लीजिए m है, तो n हो जाएगा m इंटू जी, राइट। ये इसका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा जो नॉर्मल रिएक्शन में काम करेगा। ओके, n इज इक्वल टू एम जी। तो ये इसका एन एम जी हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू, जो कि इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो 0 से 1 के बीच में होता है, इनटू द नॉर्मल फोर्स। ओके, ये नॉर्मल इसको, दिस इज, सो इसको लोग म्यू एन बोलते हैं। ओके, अगर एन हो गया एम जी, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी। ओके, तो ये हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू। अगर हम लोग राइट वाले दिशा में, अगर हम लोग इस बॉडी को अगर देखें,
तो मानिए कि ये एक बॉडी है जिसको खींचा जा रहा है एक पुली से, राइट, ये एक पुली है, राइट, तो इसका एक टेंशन होगा। तो ये टेंशन इसको खींचने की कोशिश करेगी और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है इसके विपरीत दिशा में काम करेगा, राइट, इसके विपरीत दिशा में काम करेगा, तो इसका आगे इसको जाने नहीं देना चाहता है, राइट, तो ये विपरीत दिशा में काम करेगा, तो ये है आपका फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ओके। ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों ज़रूरी है? ताकि ये आगे न बढ़ सके, क्योंकि अगर मास अगर ज़्यादा है तो ये पुली पे जो स्ट्रिंग है तो ये आगे की तरफ बढ़ना चाहेगी और फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक कर रखेगी। ओके, तो ये हो गया। और एक चीज़ है कि फ्रिक्शन होता क्यों है, क्योंकि कोई भी अगर बॉडी देखें, अगर समझिए कोई भी अगर बॉडी देखें, समझिए ये एक बॉडी है, राइट, और ये इस पे अगर मूव करना चाहती है, अगर इस पे अगर मूव करना चाहती है, तो हमेशा अगर उसको माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो इस बॉडी के ऊपर देखेंगे कि ये यूनिफॉर्म नहीं रहता है, राइट, ये स्मूथ, हमको ऊपर से देखने में यूनिफॉर्म लगता है, लेकिन हमें बहुत सारे इसमें इम्प्योरिटीज रहते हैं, नॉन यूनिफॉर्मिटी रहते हैं, राइट, ये इवन सरफेस नहीं रहता है। वैसे इसका भी सरफेस आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में देखें तो थोड़ा बहुत अनइवनेस इसमें रहता है, राइट। तो ये अनइवननेस जो दोनों का इवननेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट जब आता है तो उससे क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है। ओके। अगर आप मानिए कि ये एक ब्लॉक है जो कि ऐसे एक इंक्लाइन सरफेस पे है और ये समझिए थीटा है, राइट, तो इस पे हम लोग फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फ्रिक्शन ऐसे कैलकुलेट होगा, तो ये तो mg हो गया, जो इसका अगर मास m है और एक्सेलरेशन ग्रेविटी है तो ये mg हो गया, राइट। ये क्या है, इसका नॉर्मल रिएक्शन जो हम लोग देख रहे थे, राइट। ओके, ये इसका है नॉर्मल रिएक्शन, राइट। और अगर आप ऐसे अगर देखेंगे तो इस दिशा में ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, राइट। और ये कितना होगा, यहाँ पे जो होगा ये होगा थीटा। ओके, तो ये अगर थीटा है तो ये जो फोर्स, ये जो है इसका कॉम्पोनेंट सीधा ऐसे जा रहा है, राइट, सीधा ऐसे जा रहा है, तो ये क्या होगा, mg ये है, ये mg है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा mg कॉस थीटा, राइट। mg कॉस थीटा हो गया, तो n हो गया, तो जो नॉर्मल रिएक्शन जो n है यहाँ पे क्या हो गया, n हो जाएगा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ओके, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, हमने पहले देखा था पिछले वाले स्लाइड में, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एम जी, तो इसमें क्या होगा, सॉरी इसको हम लोग बोलेंगे म्यू एन, राइट, हम लोग बोलेंगे इसको म्यू एन। तो अभी क्या होगा, दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे ऐड कर रहा हो, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में ऐड कर रहा होगा, राइट, तो ये हो गया म्यू एम जी कॉस थीटा। ओके, और ये जो नीचे की तरफ जो दिशा, नीचे की दिशा में जो ऐड कर रहा है फोर्स, ये कितना होगा, ये होगा, ये अगर एम जी है तो ये होगा एम जी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट, एम जी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा होता है, राइट, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा होगा, राइट। तो इसमें एम यू म्यू एम जी कॉस थीटा जो है ये इस तरह ऊपर की तरफ है और एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ है। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता है, या फिर हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, जो समझ लीजिए कोई ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला हो, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन जो करते हैं, कि इसमें इसको अगर जस्ट बॉडी को जस्ट स्लिप करना हो तो उसमें होगा, दोनों फोर्स जो है वो बराबर हो जाएंगे, राइट, म्यू एम जी कॉस थीटा जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, और ये जो एम जी साइन थीटा है ये बराबर हो जाएंगे, राइट। ओके, तो इसका म्यू हो जाएगा इक्वल टू टैन
थीटा। ये बहुत अहम फॉर्मूला है जो हमको याद रखना पड़ेगा। ये बहुत काम आता है कभी कभी, राइट? कि समझ लीजिए ये बॉडी जस्ट स्लिप करना शुरू हुआ है, अगर ये ब्लॉक है, रेस्ट कर रहा है और ये जस्ट स्लिप करना शुरू हुआ है, तो हमको पता करना होगा कि इसका म्यू कितना है या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। तो वो होता है उसमें म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा। ओके, तो ये याद रखिएगा। दूसरे और दो टर्म्स हमको याद रखना जरूरी है, वो है एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट? तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि अब समझ लीजिए ये ब्लॉक जो है ये रेस्ट कर रहा है इस पे, राइट, और ये मूव नहीं कर रहा है, तो उस पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, राइट? उस पर एक फ्रिक्शन है ताकि वो नीचे स्लाइड ना करे, राइट? तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओके, तो occurs when two surfaces are touching but not moving relative to each other. Okay, so static friction prevents objects from sliding down a slope surface. तो ये static friction जो इस पे ऐड कर रहा है, ये friction जो है वो इसको नीचे गिरने नहीं दे रहा है, राइट? तो उसको static friction बोलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब समझिए वो ऑलरेडी मूवमेंट में है, अगर वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर फ्रिक्शन नहीं है, राइट? लेकिन वो फ्रिक्शन क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहता है काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि ये शुरू में जो मूवमेंट जो होता है उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन ज्यादा होगा, लेकिन जैसे ही वो मूवमेंट शुरू कर देता है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, राइट? तो आप जनरली आप देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन, आप जनरली आप देखेंगे ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ओ सॉरी, ओके, ये आप जनरली देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो याद रखना जरूरी है। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो यह पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो ब्लॉक हैं, राइट? एक है मास m, ये m1 है, इसका वेट है 8 kg, राइट? तो अगर 8 kg है तो कितना फोर्स नीचे ऐड करेगा? वो है 8g, राइट? और ये है m2, तो इसका इसका वेट दिया हुआ है 12, राइट? तो m2 इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, 12 kg। ओके, तो ये टेंशन जो जो पुली पे जो टेंशन होगा, करेक्ट, तो ये ऐसे होगा। अब मानिए कि ये नीचे की तरफ अगर जा रहा है, इसमें ये बोला गया है कि व्हाट इज अ मिनिमम वेट m रिक्वायर्ड टू पुट ऑन टॉप ऑफ m2, टू पुट ऑन टॉप ऑफ m2 टू स्टॉप द बॉडी फ्रॉम मूविंग। मतलब कि ये बॉडी समझ लो ऑलरेडी ये मूव कर रही है, राइट? नीचे की तरफ ये जा रही है। ओके, और हम इसको किसी तरह इसको रोकना चाहते हैं, राइट? इसको हम रोकना अगर चाहते हैं तो क्या होगा? समझिए बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो हम अगर रोकना चाहते हैं तो हमको ये किसी तरह वेट अगर हम बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो इससे क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ये ज़्यादा हो जाएगा, राइट? उसके वजह से ये बॉडी और आगे मूव नहीं करेगा। तो हमको ये जानना है कि ये m जो है कितना हमको एम्प्टी के ऊपर रखना है ताकि वो आगे ना बढ़े। ओके, तो अगर ये t, अगर ये समझ लीजिए 8g है, 8g माइनस टी, तो ये टेंशन जो है इसमें स्ट्रिंग के, राइट? तो हम बोल सकते हैं 8g माइनस टी इज इक्वल टू 8a, करेक्ट? और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो t माइनस m प्लस m2, अगर हम दोनों का वेट लें, अगर m प्लस m2, वन सेक, म्यू m प्लस m2 जी, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ये विपरीत दिशा में काम करेगा, उसका फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ये होगा इज इक्वल टू m प्लस m2 म्यू प्लस m2 इंटू जी, राइट? ये होगा फ्रिक्शन फोर्स, यही हमने दिया म्यू m प्लस m2 जी, राइट? तो t माइनस दिस इज इक्वल टू m प्लस m2 इंटू a। ओके, तो अभी चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, हमको मूवमेंट स्टॉप करना है, तो ये a यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 8g यहाँ पे होगा। ओके, और यहाँ t इज इक्वल टू म्यू m प्लस
क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, एम प्लस एम टू जी। ओके, तो इसका मतलब हो गया 8g इज इक्वल टू म्यू एम प्लस, क्योंकि दोनों जी टी के बराबर है। ओके, जी जी कट गया। ओके, तो अभी 8 बाई म्यू इक्वल टू एम प्लस एम टू हो गया। ओके, तो एम हो जाएगा 8 बाई म्यू, राइट। तो म्यू कितना है, म्यू है 0.1 दिया हुआ है हमको, राइट। इस प्रॉब्लम में म्यू 0.1 दिया हुआ है, तो 8 बाई म्यू कितना होगा, 8 बाई 0.1 ये हो जाएगा 80। ओके, तो ये हो जाएगा, तो इसको हम 80 बोलेंगे, तो m इज इक्वल टू 80 माइनस एम टू कितना दिया हुआ, 12 kg दिया हुआ है, राइट। तो ये हो जाएगा 68 kg, करेक्ट। तो ये हो जाएगा उत्तर। अगर आप उत्तर में अगर देखेंगे तो ये उत्तर इसके लिए लागू होगा, 68 kg। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एक प्लेट है, मानिए मानिए कि एक प्लेट है, ठीक है। इसके एक एंड में एक ब्लॉक है, तो ये एक ब्लॉक दिया हुआ है, राइट। ये इसको रेज करते हैं, तो समझ लीजिए पहले ऐसे रहा होगा, शायद प्लेट शायद ऐसे हॉरिजॉन्टल रहा होगा, और ये ब्लॉक ऐसे होगा, ठीक। तो इस प्लेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, आस्ते आस्ते रेज करते हैं इस प्लेट को, करेक्ट। इसको हम लोग रेज करते हैं, तो प्लेट ऐसे ऊपर हो गया, इसका समझ लीजिए एक एंगल होगा, समझ लीजिए थीटा होगा, ठीक है। और थीटा दिया हुआ है कि हम 60 डिग्रीज है। ओके, प्लेट को हमने रेज किया तो ये स्थिति है। इट इज ग्रेजुअली रेज एट द एंड as the angle of inclination with the horizontal reach 60 degrees, the block starts to slip along the aluminum plate। तो क्या होता है कि जैसे ही 60 डिग्री होता है तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है। ओके, और इट स्लाइड्स 5 meters डाउन द प्लेट इन 5 seconds। सो अभी स्लाइड कितना करता है वो, ये दिया हुआ है कि ये दिस स्लाइड्स slides 5 meters in 5 seconds। ओके, ओके, तो हमको इसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा फिर, करेक्ट। तो हम जानते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला हम जानते हैं शुरू से। तो चूंकि ये रेस्ट से शुरू किया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, and a is equal to 2s by t square। ओके, तो 2s जो होगा 2 × 5 डिवाइड टी स्क्वायर, कितना 5 सेकेंड्स में, राइट। तो 10/25, तो ये हो जाएगा 0.4। ये याद रखिएगा, ये हो गया एक्सेलरेशन कितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं मूवमेंट से। ओके, तो जब मूव करना शुरू हुआ है जब, तो इसका एक्सेलरेशन है मीटर्स, इतना मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ओके, राइट। अभी ये जब बॉडी जब मूव नहीं कर रहा था, तब इस पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन एक काम कर रहा था, राइट। तो हमने पहले कॉन्सेप्ट से हमने जब देखा था, तो हमने यहाँ बोला था कि जैसे ही ये बॉडी मूव करना शुरू करती है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट में, राइट, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है, म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा, राइट। तो इसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा, म्यू इज इक्वल टू टैन ऑफ 60 डिग्रीज। ओके, तो ये हो जाएगा √3। ओके, तो म्यू हो जाएगा 1 म्यू एस विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो हम लोग एस बोलते हैं उसको, तो ये हो जाएगा 1.732। ये हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अभी हम लोग हमको अभी निकालना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा जब ये बॉडी ये मूव करना शुरू करेगी, तो हमारा काइनेटिक एप्लीकेबल होगा, राइट। तो हमने कॉन्सेप्ट में क्या देखा था, फॉर एग्जांपल ये एम जी कॉस थीटा होगा ये। ओके, ये एम जी साइन थीटा होगा इधर, एम जी साइन थीटा होगा, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन एन, करेक्ट।
ये हमने सारे कॉन्सेप्ट्स में देखे थे हमने। ओके, तो जब बॉडी जब नीचे मूव करता है, तो ये जो बॉडी जब नीचे जब मूव कर रहा है वो, तो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, नीचे की तरफ आ रहा है, राइट, एम जी साइन थीटा, और माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना इस तरफ हमने देखा था, ये होगा म्यू एम जी कॉस थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। ओके, तो एम एम अगर उड़ जाएगा चारों तरफ, हम एम अगर काट देते हैं चारों तरफ और दोनों तरफ अगर, तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ओके, नाउ ए हमको मालूम है, हमने पहले कैलकुलेट किया था 0.4 है इधर, ठीक है, तो इसका मतलब 0.4 इज इक्वल टू जी, जी का हमको वैल्यू दिया हुआ है, इसमें जी हम लोग 10 ले लेते हैं। साइन थीटा हमको मालूम है, थीटा 60 डिग्री है, तो साइन थीटा कितना होगा 5, सॉरी, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 माइनस म्यू इंटू जी 10 कॉस थीटा, कॉस 60 हमको लेना पड़ेगा, कॉस 60 इज इक्वल टू हाफ होगा, करेक्ट, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5, करेक्ट, तो ये हो जाएगा, तो अगर हम ये हो जाएगा 0.4 इज इक्वल टू 5√3 माइनस 5 म्यू। ओके, तो 5 म्यू इक्वल टू 5√3 माइनस 0.4। ओके, तो ये हो जाएगा 1.73 इंटू 5 हो जाता है 8.666 माइनस 0.4, ये हो जाएगा लगभग 8.2 के आसपास आएगा। ओके, तो 5 म्यू इज इक्वल टू 8.2, 5 म्यू इज इक्वल टू 8.2, तो म्यू हो जाएगा 8.2 डिवाइड बाई 5, ये लगभग हो जाएगा 1.65 के आसपास होगा, ठीक है, तो ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट, तो ये हो जाएगा उत्तर। तो इसमें अगर हम देखेंगे म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन था 1.732 और काइनेटिक फ्रिक्शन है 1.65, राइट, तो ये उत्तर जो है वो तीसरा वाला जो है वो उत्तर होगा, ये उत्तर होगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक बॉडी जो है, एक बॉडी है जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, राइट, ऊपर में जो है, अब मान लीजिए कि हम लोग इसको दो भाग में बांट लेते हैं, ये है एल, ओके, ये समझ लीजिए एल है, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, राइट, ओके, ओके, ये एल है, राइट, तो ऊपर में क्या है कि फ्रिक्शन उसमें नहीं है, राइट, फ्रिक्शन उसमें नहीं है, तो हमको मालूम है कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a s, हमको ये फॉर्मूला मालूम है, राइट, तो ऊपर में जो फ्रिक्शन नहीं है, तो हमने पहले देखा था कि जो इसका जो एक्सेलरेशन जो होगा, राइट, वो हो रहता है 2g, सॉरी, वो एक्सेलरेशन जो रहेगा उसका, तो ये रहेगा v² इज इक्वल टू इंटू ए इंटू एल। ओके, क्योंकि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो रहता है, राइट, तो ये हो जाएगा कि v² इज इक्वल टू 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 ए हो जाएगा एम जी साइन थीटा एल। ओके, सर इसमें एम नहीं रहेगा, एम नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ ए रहेगा। ओके, ये हो जाएगा 2g साइन थीटा एल, या हम बोल सकते हैं 2gl साइन थीटा। ओके, राइट, अभी जब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी जो होगा वो होगा 2gl साइन थीटा v²। ओके, यहाँ पे जो v² जो होगा इस पॉइंट पे अगर हम लोग b मानते हैं तो b पे ये होगा, राइट, vb²। ओके, अभी क्या होगा कि यहाँ से, चूंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, इसमें कहा गया है
कि यहाँ पे फ्रिक्शन है, राइट, इस पोर्शन पे यहाँ पे भी फ्रिक्शन रहेगा। तो चूंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो यहाँ पे जो बॉडी जिस भी वेलोसिटी पर आया होगा वो वहां से डिसलरेट करना शुरू होगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव हो जाएगा, राइट, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ गिरना और नीचे की तरफ वो उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा और यहाँ पे कहीं जाकर उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, राइट। ओके, अगर आप कॉन्सेप्ट में आपको याद है तो हमने इसको पढ़ा था। तो एक्सेलरेशन जो होता है ऐसे में वो होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ओके, ये होता है एक्सेलरेशन इस पार्ट के लिए। ओके, राइट। तो अभी इस पार्ट के लिए अगर ये है तो हम अब वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, हम लोग फिर यही से अप्लाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि वेलोसिटी यहाँ पे आकर वो जीरो हो जाएगा, राइट, करेक्ट। तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पे जो था वेलोसिटी कितना था, वी स्क्वायर इज टू जी एल साइन थीटा, राइट। तो हम वही लिखेंगे टू जी एल साइन थीटा। ओके, प्लस टू, अभी इसका ए एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ओके, इनटू एल, ठीक है, ये इतना हो जाएगा, राइट। तो अभी क्या होगा कि हम लोग जी जी काट सकते हैं, जी चारों तरफ है, जी दोनों तरफ, जी एल है यहाँ भी है और जी एल यहाँ भी है, करेक्ट, हम लोग काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा माइनस म्यू म्यू इंटू टू कॉस थीटा, टू म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि फोर साइन थीटा इज इक्वल टू टू म्यू कॉस थीटा। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि म्यू इज इक्वल टू फोर साइन थीटा डिवाइड बाई टू कॉस थीटा। तो ये टू टू कर ये हो जाएगा तो टू हो जाएगा, और साइन थीटा भी कॉस है टैन थीटा होता है, राइट। तो ये आंसर इसका हो जाएगा टू टैन थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो अगर देखेंगे सेकंड आंसर जो है वो वही है, यही वाला उत्तर होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ये एक ब्लॉक जो है इट स्लाइड्स डाउन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 45 डिग्रीज, राइट। तो ये नीचे की तरफ ये स्लाइड कर रहा है, ये नीचे की तरफ ये स्लाइड कर रहा है, राइट। तो ये जब कहा गया है दो सिचुएशन है, एक है कि स्लाइड्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 45 डिग्रीज विथ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम रेस्ट इन टाइम t1 ऑन अ रफ सरफेस, राइट। तो t1 जो है वो रफ सरफेस पे है, t1 रफ सरफेस पे है। ओके, ये रफ सरफेस पे है और द टाइम सेम बॉडी टेक्स हाफ द टाइम t1/2, और t1/2 जो है ये है स्मूथ सरफेस पे। इसमें कहा गया कि फ्रिक्शनलेस सरफेस जो है हम तो स्मूथ सरफेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये मालूम है कि जब ये बॉडी जब नीचे की तरफ आती है, जब बॉडी नीचे की तरफ आती है तो उसका विदाउट फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन तो हमको मालूम है ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, राइट। जब नीचे की तरफ आएगी तो उसका जी साइन थीटा जो रहेगा उसका एक्सेलरेशन रहेगा, राइट। अभी हमें और भी मालूम है कि जब फ्रिक्शन जब नहीं रहता है तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो उतना कवर कर रहा है ये, राइट, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर
ये जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे ए जी साइन थीटा ले लिया है, मतलब जब फ्रिक्शन जब नहीं है तो ये है राइट, तो हम इसको एन एफ बोल दे रहे हैं, ठीक है, ये नो फ्रिक्शन, ओके राइट। जब अभी जब ये फ्रिक्शन होगा तो अभी हम बोल रहे हैं एस एन एफ राइट, नो फ्रिक्शन है। अभी जब फ्रिक्शन जब होगा तो उस समय क्या होगा, एस जब फ्रिक्शन होगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस तो एक ही है, हैफ हाफ इंटू ए टी स्क्वायर फिर से राइट। और जब ए क्या रहेगा इसमें, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा, करेक्ट। ये हो जाएगा ए इंटू टी, अभी क्या होगा इसको फ्रिक्शन स्क्वायर, ठीक। टी एफ है जो टाइम जो फ्रिक्शन में लगता है वो हम लोग टी वन फ्रिक्शन स्क्वायर बता रहे हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, दोनों डिस्टेंस तो मेरा एक ही है राइट, डिस्टेंस तो अलग नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये राइट साइड जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं, वो एक ही होगा इसका मतलब राइट। तो इसका मतलब होगा हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टी एन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टी एफ स्क्वायर, करेक्ट, ओके। अभी ये हाफ हाफ तो दोनों तरफ हम लोग काट देंगे, जी भी हम दोनों तरफ काट देंगे इसका राइट, जी भी दोनों तरफ काट देंगे राइट। हमको दिया हुआ है कि थीटा है 45 डिग्रीज राइट, और थीटा अगर 45, अगर आपको मालूम होगा कि साइन 45 जो रहेगा इज इक्वल टू कॉस 45, करेक्ट। तो साइन थीटा अगर यहाँ से भी हम काट सकते हैं इसको, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एक ही रहेंगे राइट। तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट में, ये हो जाएगा टी ऑफ एन एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी ऑफ एफ स्क्वायर like this into 1 minus mu, राइट, टी एन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू राइट। अभी जो नॉन फ्रिक्शन का जो टाइम है वो है हाफ ऑफ टाइम फ्रिक्शन राइट। तो टाइम फ्रिक्शन में जो टाइम लगता है, जो फ्रिक्शन में जो टाइम लगता है ये है 2 टाइम्स जो नॉन फ्रिक्शन में टाइम लगता है, 2 गुना है, करेक्ट, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टी ऑफ नॉन फ्रिक्शन होल स्क्वायर, ओके, दिस इज इक्वल टू हाफ, इसका मतलब ये हो गया हाफ ऑफ टी फ्रिक्शन स्क्वायर इज इक्वल टू टी एफ स्क्वायर इंटू 1 माइनस म्यू, ओके। तो अभी क्या हो गया, ये हो जाएगा 1/4 इंटू टी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टी एफ स्क्वायर इंटू 1 माइनस म्यू, ओके। अब टी एफ स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू, ओके। तो म्यू हो जाएगा 1 - 1/4, ये हो जाएगा 3/4, ओके। तो ये हो जाएगा उत्तर, ओके। तो 3/4 होता है 0.75, तो आंसर होगा सी जो कि 0.75 है, ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ये कार जो है आगे की तरफ मूव कर रही है, ये मास जो है इसे किसी तरह चिपका हुआ है राइट। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इस मास को तो गिर जाना चाहिए राइट, इस मास को गिर जाना चाहिए, लेकिन ये मास चिपका हुआ है इसके साथ, ये गिर नहीं रहा है। और इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे एक फ्रिक्शन है राइट, एक फ्रिक्शन है, इस पे दोनों बॉडी के बीच में फ्रिक्शन है। तो अगर आप देखेंगे इसी ब्लॉक, अगर हम लोग ये सरफेस अगर हम लोग लेंगे, अगर ये सरफेस अगर हम लोग अलग से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो हो गया कार्ट का ये वाला सरफेस, और समझ लीजिए ब्लॉक का ये सरफेस है, मान लीजिए हाँ ब्लॉक का ये सरफेस है, करेक्ट। तो जो ये कार्ड जो है ये सामने जा रही है तो इसका एक फोर्स होगा, और फोर्स हम लोग जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स होता है इज इक्वल टू एम ए, हम लोग ये जानते हैं राइट। तो इसका मतलब ये फोर्स जो अप्लाई होगा यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू एम ए,
करेक्ट। इसका जो है ये ब्लॉक जो है इसका एक वेट है, राइट, जिसके वजह से ये नीचे गिरना चाहेगी, राइट। तो ये हो गया एम जी, इसका वेट जो है एम जी हो गया इसका, करेक्ट। ओके, नाउ अभी क्या होगा कि ये जो इसका जो रिएक्शन है, तो इसका भी हमको मालूम है न्यूटन थर्ड लॉ से है कि जो इसका जो फोर्स इस पे जो पड़ेगा वही फोर्स इस पे पड़ेगा इसका। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो होगा एम ए, करेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो होगा एन एम ए। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स जो क्या होगा, वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, राइट। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है, सॉरी, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये ऊपर की तरह एक्ट कर रहा है ताकि ताकि ये बॉडी गिरे नहीं, राइट। ये फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, राइट, करेक्ट, ताकि ये बॉडी को नीचे गिरने नहीं देगा वो, राइट। वो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, वो होगा फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एम जी, करेक्ट। तो वो हो गया। अभी म्यू एम जी हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, सॉरी एक मिनट, म्यू इंटू एन होता है वो, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, एन चूंकि एम ए है तो म्यू एम ए होगा फ्रिक्शन फोर्स, राइट। अभी अभी हमको ये ब्लॉक को अगर गिरने नहीं देना है तो हमको ये देखना पड़ेगा ये जो फ्रिक्शन फोर्स जो है, ये फ्रिक्शन फोर्स जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, इसको हमेशा इस फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा रहना पड़ेगा या एटलीस्ट वही रहना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है ये फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, करेक्ट। और ये एम जी जो है ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं, राइट। एम जी जो है, तो मेरे को फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा इससे हमेशा ज़्यादा रखना पड़ेगा या वही रखना पड़ेगा ताकि ये ब्लॉक नहीं गिरे, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि म्यू एम ए जो कि आपका फ्रिक्शन फोर्स है, हमको चाहिए कि हर समय ये, सॉरी, ये इसके वेट से हमेशा ज़्यादा रहे ये, राइट, करेक्ट। एम एम तो कट गया, तो इसका मतलब म्यू जो है हमको चाहिए कि हर समय ये जी बाई ए से ज़्यादा रहे या इक्वल टू रहे उसका, करेक्ट। ओके, तो एक्सेलरेशन जो होगा इक्वल टू जी बाई म्यू। ओके, तो जी बाई म्यू इसका ये रहेगा, राइट। तो अगर उत्तर अगर देंगे देखेंगे तो ये तो लग रहा है उत्तर में कुछ गलती है, इसका एक्चुअल उत्तर होना चाहिए एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी बाई म्यू। ओके, ये उसका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों हमने इसमें 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं अभी। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल को से सीख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिले। ओके, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम लोग बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।